माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है। नाउ दैट मीन्स इन व्हेन ऐसा बर्ड्स करते हैं, बर्ड्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट जहां पर होता है, कोल्ड क्लाइमेट रीजन, वो क्या करेंगे बताओ? मूव टू कोल्ड क्लाइमेट रीजन से वो मूव कर देते हैं टू हॉट क्लाइमेट रीजन या स्प्रिंग क्लाइमेट रीजन में। हॉट क्लाइमेट रीजन, इट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और ऐसा वो क्यों करते हैं? फॉर ब्रीडिंग पर्पस, यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ से बच्चे लेके जाते हैं, पर्पस। इट इज कॉल्ड माइग्रेशन। लाइक एग्जाम्पल दिया गया है साइबेरियन बेर। देखो आपके बुक में लिखा है कि वो यहीं पे ले है, और उन्होंने जब देखा कि ये जो माधव जी ने बताया कि यहाँ पर इतने सारे बाहर के पक्षी कहाँ से आ गए, तो वो बोले कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और इन्होंने अपने अंडे दिए हुए हैं, और फिर वहाँ का क्लाइमेट बहुत इनहॉस्पिटेबल है, बहुत -50 डिग्री है, तो ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल है कि साइबेरियन बर्ड, साइबेरियन बर्ड, उसमें क्रेन होंगे, सारस होंगे और भी दूसरे होंगे बर्ड, ठीक है, माइग्रेट टू इंडिया एवरी ईयर, माइग्रेट टू इंडिया एवरी ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर। क्योंकि जब वहाँ विंटर है तब यहाँ पर ठीक क्लाइमेट रहता है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रीयूज ऑफ पेपर, यानी अगर हम क्या करें कि 17 फुल ग्रोन ट्री को काट करके 1 टन पेपर बनाया जा सकता है। 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। सो 17 पेड़ काटोगे, फुल ग्रोन ट्रीज आर कट, उसी के ट्री के पल्प से ही पेपर बनाया जाता है। टू मेक 1 टन पेपर, लेकिन इतना अगर हम पेपर यूज करते हैं और उसको वेस्ट करें तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। सो वॉट एवर पेपर वी यूज, अगर हम सोचें हम नया पेपर खरीद लें, हमारे फादर के पास तो बहुत पैसा, हम खरीदते जाएं और जो पेपर इन सबको डंप करते जाए तो उसका कोई यूज़ नहीं, फिर और पेड़ कटेंगे। और जबकि ये हमारे लंग्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं ये अर्थ पे क्या है, लंग्स कहलाते हैं कि नहीं। इवन जो अमेजोन के जंगल्स हैं वो लंग्स हैं, दीज आर द लंग्स ऑफ अर्थ। तो हम पेड़ को काटेंगे तो हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं पेपर को ही फिर से थोड़ा सा इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के इनका फिर से पल्प बन जाता है, फिर से मशीन में, रोलिंग मशीन में डाल के फिर पेपर निकाल दिया जाता है, इनकी धुलाई हो जाती है, इनका इंक सब खत्म हो जाता है, इनका फिर से पल्प बन जाता है। और उस पल्प को जब रोलर के बीच में डालोगे, जैसे गन्ने का मशीन होता है ना, गन्ने वैसा ही रोलर है, तो वो शीट निकल के चल जाता है और नीचे से हॉट एयर आती है, पेपर बन जाती है। समझ में आ गई बात? गन्ने वाली मशीन है, उसमें पल्प डालो तो पतला पतला निकलेगा, और हॉट एयर एक तरफ से डाल जाती है, पेपर तुरंत तुरंत जैसे गन्ना वैसे पेपर ऐसा हमें क्या करना है, और फिर उसी के आगे उसी में थोड़े थोड़े इंक गिरती रहती है, तो रूल्ड लाइन बन जाती है ना। अब जरा देखिए, नाउ इफ वी यूज रीयूज पेपर, इसी को रिसाइकल करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है, क्या ग्लास की रिसाइकलिंग हो सकती है? ग्लास की बोतल भी तो तुम्हारे हाँ हो सकती है, उसको पिघला के उसका कोई दूसरा मटेरियल बनाया, ठीक है नहीं, उसको पिघला के उसका मटेरियल बनाया जा सकता है, तो ग्लास की रिसाइकलिंग हो सकती है। मेटल की, क्या मेटल को भी पिघलाया जा सकता है? मेटल की भी रिसाइकलिंग हो सकती है। चलो ना, तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? सो ईच स्टूडेंट, अगर हम सेव एट लीस्ट 1 sheet of paper a day, we can save many
ट्रीज इन ए ईयर। अगर हर एक बच्चा भी एक एक शीट पर डे बचाए तो हम कई पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। एटलीस्ट हम अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन तो दे ही सकते हैं। नाउ बट व्हाई नॉट सेव ट्रीज? तो हमें एक तो ट्रीज इतने कम लगाए जाते हैं, फिर उनको कटना है। सो वी शुड रिसाइकल पेपर। इफ वी रिसाइकल, देखो दो तीन चीजें हैं, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ट्रिपल आर होता है कि नहीं? हमें अपना वेस्ट रिड्यूस करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक जैसे समोसे को पहले पैकिंग करें, फिर उसको डब्बे में पैक करें, फिर उसके ऊपर एक गिफ्ट रैप करें, तब किसी को समोसा दें। और वो खाए भी तो 3 तरीके की प्लेट और कप ये सब लेकर खाए। यहाँ तो लोग ऐसे ही पेपर में पत्ते में समोसा चटनी डाल के खा लेते हैं। तो दैट इज वी शुड रिड्यूस वेस्ट। हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका में पर व्यक्ति या पर पर्सन हम लोग जितना वेस्ट करते हैं उससे 10 गुना वेस्ट वो करते हैं। तो किसी चीज़ में इसका मतलब है वो लोग पॉल्यूट ज़्यादा करते हैं एटमॉस्फेयर को। तो हमें क्या करना चाहिए कि रिड्यूस करना चाहिए। हाथ का टेक ना लगाओ, दो हाथ का टेक लगाओ। चलो, रीयूज का क्या मतलब है? और यूज़ कर लो। जैसे कोई बोतल किसी की निकली तो उसको दूसरे पर्पस में ले लो। तो घर में ऐसी चीज़ें जो उसी चीज़ को फेंकने से अच्छा अगर वो यूज़ हो सकती है, और अगर ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जिसको रिसाइकल कर सकते हो, देन यू कैन सेल इट टू सम कबाड़ी वाला टू गेट फ्यू बक्स, कुछ मनी मिल जाएगा। तो इफ समबडी कम्स फॉर रिसाइकलिंग इट्स, जो भी होता है कलेक्ट करने वाला, यू कैन सेल इट, ठीक है कि नहीं? एंड यू कैन मेक योर मनी एंड इट कैन आल्सो बी रिसाइकल। तो हमारे रिसोर्सेज सुरक्षित हो जाएंगे। तो हमें पेपर को क्या करना चाहिए? रिसाइकल। सो वी शुड रिसाइकल पेपर। अब देखिए, किसी भी पेपर को बनाने में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। उससे भी हमारा जो आसपास का रिवर है वो पॉल्यूट होता है, क्योंकि वो पानी रिवर में जाता है। अगर हम पेपर एक बार बन गया उसी को रिसाइकल करते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा। बहुत सारे गांव के लोग या किसान लोग क्या करते हैं, पेपर को पानी में कूट के इतना पतला घोल बना लेते हैं, उसी को रोलर मशीन में डालकर या ऐसे ही ट्रे में डाल देंगे। जब धूप में सूख जाएगा तो भी पेपर बन जाता है। उसको हैंडमेड पेपर कहते हैं। ऐसा आसपास की सभी दुकानों में बिकता है। तुमने कभी ऐसे खरीदे है ना? हैंडमेड पेपर कुछ नहीं, यही है। इसको पानी में डाल के अब क्या करो, कूटो या किसी तरीके से चलाओ। ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर या इसका भी बन सकता है। तो इस जो हैंडमेड पेपर शीट्स है, तो कैसे पेपर बनाया जाता है? लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, तो पता चल जाएगा तुमको। ये देखो, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांटिंग ट्रीज इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। ओके, so answer to deforestation is reforestation. पेड़ लगाओ। Answer to deforestation पेन खोला पड़ गया। is अब तो reforestation. एक बात के बाद ले ले। Now planting trees, और कैसे ट्रीज? जो टिम्बर वाले ट्रीज होते हैं, ठीक है, लकड़ी जिसमें हो, ट्रीज रख ले। is called deforestation. Okay. Now it can solve the problem of ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको, इस समस्या को हल कर सकता है। सर, हाँ, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन अलग अलग है, सर एक ही बात है? चेक कर लेते हैं इसके बारे में। What is afforestation? देखो, afforestation क्या है? This is the process of establishing a forest on a land that has not been forested for at least, जहाँ 50 साल से फॉरेस्ट ना हो वहाँ उसको जंगल बना देना, ये एफॉरेस्टेशन। 50 साल पहले, 50 साल से कुछ नहीं जंगल है, लेकिन उसे जंगल बना देना। अब देखो, रिफॉरेस्टेशन
Meaning of reforestation. The act of planting new trees in an area or region where they were cut down previously. देखो जैसे जैसे तुम जंगल काटते जाओ तो वहां नए पौधे लगा दो, बस और निकल जाओ जंगल काट, इसको रिफॉरेस्टेशन। As soon as you cut the forest, you should plant their new plant. तो ये जो यही करना। So you can जो भी grow new plants उसी को कहेंगे planting trees। तुम काट रहे हो वहीं बगल में 2 पौधे लगा चले जाओ, यही चीज कह रहा है ना। As soon as you cut forest, you should plant new plants, new trees। देखो इस चीज को, as soon as you cut trees, you should plant new trees। ऐसा करना। It is reforestation। नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेस्ट को फिर से बना देते हैं। Reforestation। अब देखिए एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। A place where animals are protected in their natural habitat is called protected area। That is protected area। Species found only in a particular area is known as endemic species। Migratory birds fly to far away place because of climate changes। Second question, differentiate between the following। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को वो कर सेव ओके नाउ difference between wildlife sanctuary and biosphere reserve। The area where wildlife are protected is called wildlife sanctuary, the area for conservation of biodiversity। So the area reserved for wildlife protection। हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य रहता है चीतों को, शेर को, टाइगर को बचाना, हिरन को बचाना नहीं है। मेनली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हीं को हम इसमें क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ। वैसे तो डियर, हिरन भी है, फिर भी जो क्योंकि वो अभी क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है, तो हम ऐसे जिनकी पोचिंग की गई होगी, हाँ तो बहुत तादाद में, तो जिनकी पोचिंग करे शिकार के लिए जिसको यूज़ किया गया पहले, तो उनको ही हमें बचाना होगा जो खतरे में। ठीक है, अब देखो, इट इज द एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना दोनों होता है। अजय, बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। ओके, सर ट्राइबल लाइफ, हाँ बायो डाइवर्सिटी वो अपने आप ही बच जाएगी, लेकिन फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसमें क्या कहेंगे। ओके, नाउ इन दिस, इस एरिया में अगर कोई गलती से किसी को मार देता है तो इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किलिंग और पोचिंग और हंटिंग ऑफ एनिमल, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ बनाई गई है सेंचुरी।
So in this area, killing, hunting, and or poaching is strictly prohibited. Okay. जबकि इसमें जो people are allowed to move या visit, उस प्लेस को वो विजिट कर सकते हैं, and many restrictions are not there. Sanctuaries gives the living condition of wild animals. जबकि प्रोटेक्शन एंड सुटेबल, इसका मतलब क्या है? So it provides habitat for, किसके लिए habitat देता है? वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ, ठीक है? It promotes biodiversity. It is suitable, ठीक है, to maintain biodiversity and culture of that area. Biodiversity and culture. ट्राइबल भी है, कल्चर लिख दिया तो ट्राइबल लोग भी रह सकते हैं ऑफ दैट एरिया। तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे। इस तरीके का डिस्टिंक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के अंदर में ही तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उसी के अंदर में ही तो नेशनल पार्क आते हैं, सब कुछ उसी के अंदर में तो आता है। हम लोगों ने क्या देखा था, जो प्रोटेक्टेड एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के 3 पार्ट है ना, तो उससे इसका करवा रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। समझ आए? अगर मैं कहूँ कि क्लास 8 सी के बच्चे और क्लास 8 के बॉयज में अंतर स्थापित करो, तो जो क्लास 8 सी के बच्चे उनमें क्लास 8 सी के बॉयज भी तो हैं। क्लास 8 तो मेनली इसी के अंदर में ये आ रहा है। नहीं, ये जनरल है और ये उसका एक पर्टिकुलर टाइप है। ऐसा कोई क्या कि भारत और राजस्थान में अंतर स्थापित करो, तो राजस्थान के भारत में नहीं है, लेकिन ऐसा कराया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो ओके, नेक्स्ट देखो, दैट इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम्हें पता चल गया? अब सर इसी के, जू में सर केज होता है। हाँ, तो इसी में अंदर अभी human तो मिल गया। इसी का बी पार्ट देखो, इसके बगल में जू लिख देते हैं, तो इसका ए पार्ट क्या हो जाएगा कि द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? एनिमल्स आर केज, एनिमल्स आर ह्यूमन केयर, इन केज अंडर ह्यूमन केयर ना, यस। ठीक है। सो इसके अलावा क्या होता है? दिस इज हैबिटेट किसमें प्रोवाइड किया गया बोलो? तो इसके क्रॉस में क्या लिखोगे कि इट डज नॉट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स। देगा क्या? पिंजरे में हैबिटेट भी देगा क्या उनको? सो इट डज नॉट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर सर रिस्ट्रिक्टेड एरिया इंक्लूड, ये इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अब इसके लिए ये लिखेंगे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो हियर जो पर्सन्स विजिटर्स कैन परचेज टिकट एंड गो, हियर विजिटर्स पोचिंग, पोचिंग का शिकार करना होता है, पोचिंग ऐसे लिख लेना, विजिटर्स कैन बाई टिकट टू विजिट and visit इस सर बायोस्फीयर रिजर्व में टिकट नहीं चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व में भी लोग जा सकते हैं। नहीं सर, तो उसमें कुछ खरीदना नहीं पड़ता। बायोस्फीयर रिजर्व में सर उसमें पेपर बहुत में बड़ा साइन एरिया करवाया है, जाता है बहुत कि
एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व और कहा उसको कुछ हो गया तो वो हमारी जिम्मेदारी बहुत नहीं। बड़ा है। बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसमें तुम नहीं नागालैंड सर, तक है। जैसे आपने जू में लिखा है कि here visitors can buy tickets and visit, और वहाँ लिखा है कि people are allowed to visit, तो सर इसमें कुछ इसमें कुछ नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, माचिया तो क्या वहाँ है? पर कुछ माचिया एक तरीके का जू ही है, हाँ सर, हाँ, तो- केज है वहाँ। सही है। बायोस्फीयर रिजर्व वो कोई तो छोटी बहुत जगह नहीं बड़ी होगी, जगह है, सर। ये इतना बड़ा एरिया होगा कि उसमें तुम्हारी कार बहुत देर तक चल सकती है। सर एक तरह का जंगल है उनके लिए। पेट्रोल बहुत ऐसा नहीं कोई वाइल्ड लाइफ, कहीं तुमको वाइल्ड लाइफ मिल जाए। जैसे मैं बताया ना अरुणाचल प्रदेश, तुम पहुंच गए, तुम्हारे क्या टिकट लोगे अरुणाचल प्रदेश का टिकट, तुम्हें जोधपुर का टिकट चाहिए क्या, जोधपुर में घुसना है टिकट हाँ दीजिए, टोल टाइम। बस नहीं। बस एक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आ जा सकते हो और कोई ऐसा यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं। गवर्नमेंट वहाँ पर दूसरे लोगों को नहीं जाने देती, जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में बस सकते हैं, नहीं बस सकते, तो उसको उसमें बायो नागालैंड में हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते, बस नहीं सकते, ये सब नियम बने हैं। वो धारा 371 आर्टिकल 371 यहाँ पे, क्योंकि वहाँ का कल्चर, ये क्या लिखा है, कल्चर अगर कल्चर बचा रहेगा तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी। जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, सप्तभगिनियाँ चैप्टर है क्लास 8 में संस्कृत का है, अभी पढ़ोगे। तो सप्तभगिनियाँ 7 बहनें, तो जैसे वही जो 7 सिस्टर्स है, ATM आना मम्मी, हाँ सर आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ये सातों जो भी हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है। यहाँ हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते, रह नहीं सकते, वहाँ के वो आदिवासी ही रह सकते हैं, समझ आए। तो क्या तुम वहाँ जाने के लिए कहोगे हमें नागालैंड में जाने के लिए टिकट दो? वहाँ चले गए तो वापस नहीं सर वहाँ आएंगे। जमीन खरीद सकते हैं नहीं सर मैं भी बताया अभी तो बताया। चलो जू और इसका अंदर समझ गए, जू और इसका यही लिख देना और फिर इसके साथ ये लिख देना। ये नहीं अगला पता देखो। चलेगा वो घर के अंदर कब घुसे। एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। हाँ सर मैं बताऊँ मेरे से भी पूछो। मैं बता रहा हूँ सर सर जो रुक और दूसरी कौन सी है? एक्सटेंट। एक्सटिंक्ट स्पीशीज। आप दिव्यांश बताओ जरा। सर एंडेंजर्ड स्पीशीज सर वो होते हैं जो कि अभी नंबर में बचे वो विलुप्त होने की कगार पर। और सर एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं जो सर हो चुके हैं एक्सटिंक्ट अभी नहीं है। खत्म हो चुके हैं Now, जिनकी स्पीशीज खत्म। difference between endangered and extinct species. चलो। An endangered species is at the risk of extinction. ठीक है? A species which has a risk, क्या इसमें रिस्क है, क्या जोखिम है? इसमें रिस्क है ऑफ एक्सटिंक्शन, इनके विलुप्त होने का खतरा है। विलुप्त होने की कगार पर है। वर्ज ऑफ, जिसे मतलब ये ना समझ में आए तो वो वर्ज लिख ले, और विलुप्त होने की कगार पे है। अब ये क्या है बोलो, द स्पीशीज विच इज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, द स्पीशीज which is no more on earth, या फिर extinct, already extinct, सर लिखा ही है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज। died लिख लो। हाँ सर डाउट। चलो तो क्या क्या बताओ सब टेस्ट इसके लिए क्या होगा बताइए। केयर इज टेकन टू सेव देम बाई एनजीओ भी इसके लिए कुछ काम करते हैं, हाँ गवर्नमेंट्स एंड यूनेस्को भी करता है। सर एनजीओ भी तो करेंगे। एनजीओ ग्रुप है, पीपल का ग्रुप है, वो वहाँ रहेंगे नेचुरलिस्ट, जो जंगलों में रहेंगे, कहेंगे हम भाई सेवा करना चाहते हैं, हम सर चाहे यूनेस्को भी यही करते हैं। यूनेस्को पैसा देगा, हाँ मतलब पैसा देगा और हमें जो करने का हम लोग एक नेचुरलिस्ट होते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं चाहिए, वो वहाँ रहते हैं और वो अपना काम करते हैं। एनजीओ से वहाँ रहते हैं। एनजीओ सर, रहेंगे, NGO कहेंगे इस अपने- सरकार से कि हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हम रहेंगे, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें नेचर बहुत पसंद है। एनजीओ वहाँ उनका पैसा लगाते हैं। यूनेस्को पैसा देंगे और एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ से नाम से ही तो पता चलता है क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट
एंड यूनेस्को। अब इसमें ये जो पहले जिन लोगों ने कहा था कि ना लोकपाल बिल लाओ दिल्ली में, केजरीवाल, ये एनजीओ ही थे, बाद में गवर्नमेंट बनाई, आपने घपलेबाजी की, बाजी पलट ली। हाँ समझा, एनजीओ वो सेवा करते हैं, हम तो सेवा के लिए आए हैं, फिर बोलेंगे अच्छा वोट भी दे दो, वोट ले लिया तो पैसा भी अड़क लिया, ये चीज। अब ये नो सच केस एग्जिस्ट, अब जो मर गए उनको क्या बचाना। तो और ब्रीडिंग कराते हैं। हाँ, नो सच केस एग्जिस्ट हियर। ऐसे वो उनको उनका हैबिटेट दोगे तो ही वो ब्रीडिंग करते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि लॉयनेस आने नहीं देती लायन को अपने पास, जब कभी आने भी देगी तो वो एक न्यूज बन जाती, जंगल न्यूज, कि अब शेर शेरनी के बच्चा होने वाला है। इसीलिए तो जो जानवर इन सब चीजों में ब्रीडिंग में विश्वास नहीं रखते तभी तो वो विलुप्त हो जाते हैं। और मच्छर मक्खी देखो कैसे पैदा होते हैं। चलो, वो हो जाए तो सब मजा आ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा वैरायटी ऑफ, सर हाँ एक्सटेंड स्पीसीज जो है उसका एग्जांपल क्या होगा? इसमें इसका डायनासोर। अभी बता, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। डायनासोर सर। नहीं, आसपास की देख लो जरा, हाँ, पीछे डोडो। से। हाँ सर डोडो एग्जाम्पल है, सर ये भी डायनासोर के टाइप पर है। डोडो, और इसका एग्जाम्पल देखो रेड पांडा। हाँ रेड। सर रेड पांडा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और व्हाइट टाइगर नहीं अभी है, सफेद। चाइना को इसका वो मिला हुआ है पेटेंट। देखो, वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज फ्लोरा। प्लांट्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ different but in a particular रीजन। region is called flora. Different varieties of animals लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन of animals living in a particular region is called fauna. Okay. Discuss the effect of deforestation on following. अगर जंगल रिमूव कर दिए जाएं तो वाइल्ड एनिमल्स पर क्या असर पड़ेगा? सर वो भी मर जाएंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा। हाँ, उनको स्पेस नहीं मिलेगी रहने की। स्पेस मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। थर्ड हाँ, का मिलेगी। सो इफेक्ट ऑफ घर छोड़ना तक नहीं आ बेटा। on wild animals. If forests are removed, then wild animal lose their shelter. Wild animal की क्या घर ही छिन जाएगा. Lose their shelter. And वो शेल्टर लूज कर देंगे और क्या करेंगे बताओ? एंड कैन नॉट गेट फूड, कैन नॉट हंट। द एक होता है प्रे, एक होता है प्रीडेटर। जो खाता है वो प्रीडेटर है और उनका जो शिकार है, सर शिकार जो करता है वो प्रेडेटर, और जो शिकार होता बनता है वो वो प्रे है। तो एंड लूज देयर शेल्टर एंड कैन नॉट गेट फूड। सर ये जो डोडो है ना जो आपने लिखवाया है, तो वो डिफॉरेस्टेशन के वजह से डिफॉरेस्टेशन, अच्छा। हंटिंग और सब वहाँ एनिमल। लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये उस वजह से हो गया। और फिर क्या होगा? एंड अल्टीमेटली विल डाई। तो क्या ये लोग मर जाएंगे? हाँ सर। एंड अल्टीमेटली विल डाई।
तो वाइल्ड एनिमल पे ये फर्क पड़ेगा। अगर जंगल काट दिए जाए तो जंगली जानवर मर जाएंगे क्या? बोलो हाँ सर श्रद्धा। एनवायरनमेंट पे क्या फर्क सर पड़ेगा? मैं बताऊँ बोलो। सर, जो CO2 का लेवल हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। सही है। सर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। लिखो, इससे क्या होगा? O2 लेवल तो कम हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। CO2 लेवल विल इंक्रीज। CO2 लेवल विल इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग होगा, सो दैट ग्लोबल वार्मिंग। और जो ग्लोबल टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ या ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज। सो इससे क्या होगा बोलो? ग्लोबल वार्मिंग विल अकर। डेजर्टिफिकेशन। इसकी वजह से क्या होगा? जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो फ्रीक्वेंट हो जाएंगी। कैलेमिटी मतलब समझते हो? हाँ। प्राकृतिक आपदा, जैसे अचानक बाढ़ आ जाना, हाँ, अचानक कोई- बहुत गर्मी पड़ जाना, इन सब लॉर्ड- चीज़ों को क्या कहते हैं? नेचुरल कैलेमिटी। ऐसे कई जगह लोग मर रहे हैं कि नहीं नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। दुबई में बाढ़ आ जाती, लोग मर जाते हैं। अब कभी जहाँ पानी नहीं बरसता था वो बाढ़ आ रही। तो इस तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज भी लगता है। कितना लैंडस्लाइड हो रहा है, इतना पानी बरस रहा है, बादल फट रहा है, कभी न्यूज में सुनते हो सर डेजर्टिफिकेशन विल अकर। सर डेजर्टिफिकेशन भी जाएगा। केरला में सर अभी कल ही परसों लैंडस्लाइड हुई है। हाँ, बहुत बड़े स्तर पर हुई है। तो अब जरा देखो विलेज का क्या होगा? तो और मेरे दिव्यांश बोलो, विलेजेस का क्या होगा रूरल एरिया का अगर जंगल काटे जाए? डेजर्ट ये सही बता कि जो वही जंगली जानवर है वो विलेज की ओर भागेंगे। सब चीज इन्होंने क्लियर कर दी और वहाँ के लोगों की जान का खतरा बढ़ जाए। बहुत बड़ी बात है। 8th में होगा, कितना अच्छा होता है। Then is जो वाइल्ड लाइफ विल मूव टुवर्ड्स विलेज। Yes. तुमने जंगल काट दिए एंड हार्म विल। तो विलेज पे क्या होगा बोलो? वाइल्ड लाइफ विल मूव टुवर्ड्स विलेज एंड डेंजर या द डेंजर ऑफ लाइफ ऑफ जो विलेज पर्सन्स हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड डेंजर खतरे में डाल देंगे द ह्यूमन लाइफ। सर वो क्या लिखा हुआ है? यही होगा है सर, सिटीज में भी यही होगा। अकाल पड़ेगा। हाँ भाई, तुमने वो वीडियो तो देखा होगा कि पति पत्नी सो रहे थे गांव में और बीच में चीता सो रहा था उनकी खाट के बीच में। यार चीता बड़े मजे से सो रहा, खा के भी नहीं रहा। वो लोग चुपचाप उठ के चले गए, चीता वहीं सोता रहा। है सर। हाँ, बेड पे वो लोग कुछ मतलब चीता ने कुछ किया नहीं। ये मूवी तो तुमने देखा होगा ना, ये YouTube पे, कौन से? ये चीता सो रहा उनके खाट के बीच में, वो लोग फिर उठ के चले गए। सर फिर तो बेड टूट गया होगा। कुछ नहीं, वैसे नहीं सो रहा था। 2 खाट पड़ी थी बीच में, जमीन 300 किलो का था। तो वो लोग देखा रहे बीच में चीता है, चुपचाप उठे खिसक लिए। खाट में कहा 300 किलो के खाट टूट जाएगी। चीता बहुत भारी होता है। आदमी 60 किलो का 300 किलो का चीता गिरे तुम्हारे पास तो क्या होगा? बात समझ आ गई? तो हम आपको दिखा दें टाइगर वाला, तो ऐसा होता हाँ है। सर, दिखाइए। खाट वाला। रात के टाइम में टाइगर स्लीपिंग इन रूम विद ह्यूमन। तो ऐसा होता ये है। रहा, शेर सो रहा है। सर गो चलो वो देखने से पता चलेगा। टाइगर स्लीपिंग विद ह्यूमन, लेकिन वो आएगा नहीं। ये शेख दिखा ये तो बच्चा खेल रहा है। ऐसा आएगा नहीं, वो देखने को कुछ डाल सर, वही हमने चीज डालनी टाइगर पड़ेगी, लाखों होते हैं। सर आपने सर, shorts में आएगा। टाइगर स्लीपिंग डाला था विद ह्यूमन डालते था। यूट्यूब पे ही पड़ा है, 2 लोग सो रहे हैं बीच में, उसमें किसी की हिम्मत भी हो गई कि वीडियो भी बना। सर कैमरा में नंबर डालिए। चलो सिटीज, सर कैमरा में लेजेंड होगा। वही होगा सर, विलेजेस वाला ही होगा सर। तो सिटीज में क्या होगा? अर्बन एरियाज में डिफॉरेस्टेशन का द पॉल्यूशन लेवल विल इंक्रीज।
सर और विलेजेस में भी तो इंक्रीज होगा। देख लेते हैं। उसमें ज़्यादा वो लेकिन वो क्या Due to deforestation, what will occur in cities? CO2 level high water. मुझे तो यही लग रहा है, और अब ज्यादा पूछना है तो ये श्रेयस ही बताता है। Natural disasters। तो फ्लड्स तो इसमें इन्होंने कहा है सिटीज में फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आएंगे, क्योंकि जंगल जो होता है वही बारिश लाते हैं और वो वाटर लेवल रिचार्ज करते हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा, तो सिटीज में भी ड्रॉट आएंगे। सर ग्रीन हाउसेस ग्रीन हाउस गैस होगा तो लिखो ग्रीन हाउस गैस Pollution। ब्लैंकेट बन जाएगी एटमॉस्फेयर। सर बाढ़ भी आएगी, फिर सूखा भी पड़ जाएगा। पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, एंड इसके अलावा क्या होगा बताओ? व्हाट विल अकर ड्रॉट एंड फ्लड। फ्लड। फ्लड भी है मुझे देख। सर फ्लड कैसे होगा? इस तरीके से जो बहुत पानी बरसा, अगर जंगल होंगे तो पानी उसमें जितना भी बरसात हो जहाँ पेड़ हो सब जमीन में चला जाएगा तो और जमीन के वाटर लेवल को बढ़ा देगा। लेकिन अगर वहाँ तुमने सोचा कि सिटी बना ले खूब कंक्रीट, तो वो पानी वहाँ न जाके तुम्हारे शहरों में आ जाएगा। पेड़ ही नहीं है तो बारिश कैसे अंदर जा होगी? ही नहीं पाए। पेड़ जितना बारिश ऊपर तो गया है होंगे, वो यहाँ तो से नहीं आएगा। होंगे तो जाके हिमालय से टकरा के होंगी। अगर बादल आए मेडागास्कर से तो बरसेंगे। सर जो ये है कि इस लोकल एरिया में न बरसें क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं, लेकिन हिमालय से टकराएंगे तो भी तो बरसेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो बाढ़ आती है, अगर बाढ़ आ गई और रास्ते में जंगल पड़ गया तो बाढ़ वहीं रुक भी जाएगी, क्योंकि वो जो जंगल है उसमें इतनी गीली मिट्टी है, इतनी ज्यादा, वो जैसे एक होता नहीं ह्यूमस जाओ, पार्क में तुम लाखों टन पानी डाल दो, पार्क के बाहर जाएगा ही नहीं पानी, क्योंकि पार्क की मिट्टी इतनी पोरस है, उसी से सब नीचे। और तुम अपने घर में 2 बाल्टी डाल दो बाढ़ आ जाएगी। तो एक्चुअली जमीन में क्या होता है, जहाँ जंगल है वहाँ की जमीन में ह्यूमस बहुत है। ह्यूमस होने की वजह से कितना भी पानी बरस जाए, जंगल में पानी तुम डालो, मजाल है कि उधर पहुंच जाए, वहाँ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से नदी फट के आई है या बादल, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर लेवल भी लबालब टकाटक रिचार्ज कर देगा। लेकिन तो अल्टीमेटली वाटर लेवल नहीं होगा तो फिर ड्रॉट आ जाएंगे, अब ये नहीं होंगे तो फ्लड आ जाएंगे। दिल्ली के आसपास दूर दूर तक जंगल नहीं है, इस वजह से वहाँ फ्लड बहुत आता है। फ्लड एंड ड्रॉट भी लगा। अब देखिए ये सब सिटी में होगा, अर्थ में क्या होगा? अर्थ पे जो इन सब में हुआ वो अर्थ पे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ग्लोबल वार्मिंग और क्या होगा? फ्लड ड्रॉट। ग्लोबल वार्मिंग विल अकर, ग्लेशियर विल मेल्ट, उसके परिप्रेक्ष्य में लिखो विल मेल्ट, कोस्टल एरिया विल। एनवायरनमेंट चेंज विल बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा बताया गया कि अगर ये अगले 3 साल में विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, 18 करोड़ लोग डूब जाएंगे अगले 3 साल के अंदर, जो कोस्टल एरिया के लोग हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जापान में जो कोस्टल एरिया, श्रीलंका भी बहुत उठा हुआ है टेबल टॉप, जो कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया वो क्या होगा बोलो? डूब जाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग ये मेल्ट हो गए, मान लीजिए ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या सी लेवल बढ़ जाएगा? यस सर। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा बोलो? सी लेवल इंक्रीज विल इंक्रीज। फिर क्या होगा? लाइफ फॉर्म डिक्रीज। ये बहुत अच्छा होता है। तो कोस्टल एरिया विल सिंक। यस सर। अभी तुमने देखा था ना Will drop। पिछले 6 महीने पहले कि इंडोनेशिया में जब पानी के अंदर उन्होंने मीटिंग की, इसलिए Yes, sir। कि भाई वहाँ का दुनिया पे president- ध्यान नहीं दे रही है, हम पानी के अंदर इसलिए मीटिंग कर रहे हैं, लोग हम तो डूबने वाले हैं। सर दुनिया वहाँ का के ध्यान आकर्षित। प्रेसिडेंट ने किया था ना। अगर उसको पानी के अंदर एक घर बनाया ग्लास का, उसके अंदर मीटिंग की, दुनिया को बताने के लिए तुम लोग खूब सारा एमिशन करो, कार और हवाई जहाज में घूमो, खूब CO2 फेंको, और अल्टीमेटली ग्लेशियर टूट टूट के गिर रहे हैं, हम तो मर ही रहे हैं। तुम भी बोलो। फिर वहाँ एरिया का विल सिंक। बोलो बात समझ आ गई? ये अर्थ पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन पर क्या असर? बोलो। सो नेक्स्ट जनरेशन पे बताओ कोई, मुझे तो पता नहीं। सर वो कभी वो नहीं देख पाएंगे, एनिमल्स को नहीं देख पाएंगे, प्लांट को। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सोल्यूशन। ये बात सही कह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जनरेशन कैन नॉट सी द टाइगर्स एंड ये वाइल्ड लाइफ, नहीं, यही सबसे बड़ा आंसर है।
वो जू में भी नहीं देख पाएंगे, कहेंगे यहाँ ये देखो फोटो देखो, यही इसी टाइप का टाइगर रहा करता होगा यहाँ। अगर सर एक आधा बच भी गया तो वो बहुत रेयर एनिमल वहाँ पे टाइगर थोड़ी ना होगा, वहाँ भी वो फोटो ही होगा। तो इस तरीके से इसको मैं देख लूँ, मेरे ख्याल से तो ये जो इन्होंने बताई है सही है, So they can't see the सब जगह फोटो लगी natural होगी। नेक्स्ट जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन? माला लगाई होगी फोटो। देखो, द नेक्स्ट जनरेशन, द मेजॉरिटी इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट फेस प्रॉब्लम एट एवरी स्टेप, क्योंकि क्लाइमेट विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। इतनी और क्या होगा? तो देखो, 100 डिग्री टेम्परेचर, क्लाइमेट will not be suitable to live. सर पानी नहीं बचेगा वहाँ पे, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। पानी रहेगा ही नहीं। जंगल के ना होने से सूटेबल क्लाइमेट नहीं रह जाएगा। और फिर क्या होगा बताओ? फ्रेश वाटर नेक्स्ट जनरेशन कैन नॉट सी द वाइल्ड लाइफ। सम ऑफ नेक्स्ट सारे वाइल्ड लाइफ चले जाएंगे। तो पूरे धरती के बोला है डिफॉरेस्टेशन। जनरेशन कैन नॉट सी वाइल्ड लाइफ, वो वाइल्ड लाइफ नहीं देख पाएगी, ठीक है। और बहुत सारी समस्याएं होंगी जो हमको पता नहीं है। स्कैर्सिटी ऑफ फूड भी होगी, क्योंकि ड्यू टू ड्रॉट एंड फ्लड देयर विल बी स्कैर्सिटी ऑफ फूड। ड्यू टू ड्रॉट एंड फ्लड देयर विल बी scarcity of food, ठीक है। What will happen if we go on cutting trees? Question number 4 देखो, अगर हम लगातार पेड़ काटते जाएं तो क्या होगा? सर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। The temperature will increase प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, विल नॉट। ग्राउंड वाटर due लेवल to डिक्रीज cutting trees। क्या होगा? इंसान ही नहीं बचेगा। सर इतने सारे रीजन है कि तुम कुछ भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा। सही इतने सारे ग्लोबल फ्लड एंड ड्रॉट will occur। सर प्रेसिपिटेशन विल फ्लड एंड ड्रॉट बहुत सारे इसमें वो उसमें आ गया। सर उसे कुछ क्लाइमेट इज एडवर्सली अफेक्टेड। सर global कुछ चेन warming। होता है, सर ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कुछ चेन के इफेक्ट पड़ेगा। इस पर चेन कुछ बोलते हैं फूड एनवायरनमेंट चेन। वो भी फूड चेन की इफेक्ट होगी। इकोसिस्टम विल बी इन डेंजर, क्योंकि हमने जो चीज काटी क्या वो इकोसिस्टम का हिस्सा थी? क्या ट्रीज इकोसिस्टम का हिस्सा है? क्या बायोस्फीयर है? ट्रीज इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं, क्या फूड चेन में नहीं है? तो इस तरीके से फूड चेन विल बी अफेक्टेड, सर ग्लोबल वार्मिंग विल बी अफेक्टेड। जब मैं अफेक्टेड लिखता हूं तो इसका मतलब है बुरा प्रभाव, और इफेक्टेड यानी प्रभाव। तीसरी चीज ग्लोबल वार्मिंग में लगा, ग्लोबल वार्मिंग में लगा। इतनी बात हो गई। देखो अगली चीज, द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब। सर वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। और क्या हो सकता है? अगर मान लो हैबिटेट हमने डिस्टर्ब किया तो सर वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। दे विल कम टू सिटी। अगर तुमने ऐसा किया, दे विल माइग्रेट टू विलेजेस एंड सिटी फॉर शेल्टर एंड फूड। अगर हैबिटेट डिस्टर्ब करोगे तो वो विलेजेस की तरफ जाएंगे फॉर द ब्रीडिंग पर्पसेस। एनिमल habitat of animal is disturbed, then they will move to city. These, they तो human के लिए होता है। These will move to rural area, और विलेजेस वही है, and cities for food and shelter. ब्रीडिंग तो बात की बात, हमको खाना मिले, रहने की जगह मिले, वो सबसे बड़ी बात है ना। सर माइग्रेट करेंगे एंड तो पढ़ाया था इधर देखो, एंड विल बी थ्रेट फॉर ह्यूमन लाइफ, एंड विल बी थ्रेट फॉर ह्यूमन लाइफ। सी पार्ट देखो,
सी पार्ट क्या है? द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, अगर ऊपर की जो मिट्टी है वो हट जाए, मृदा अपरदन हो जाए तो क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन। लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, सर न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे सर। तो सॉइल इरोजन। हाँ, सॉइल इरोजन इसी को कहते हैं, सॉइल इरोजन। Fertile नहीं होगा सर। तो क्या होगा बताइए कि द न्यूट्रिएंट्स विल बी लॉस्ट, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल विल बी लॉस्ट, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल विल बी लॉस्ट। और क्या होगा? दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ फ्रूट ग्रेन विल अकर, उसमें कुछ उगेगा थोड़ी ना। स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन विल। अब क्या इससे डिजर्टिफिकेशन भी हो सकता हाँ है? सर। It will lead desertification. It will लीड टू डेजर्टिफिकेशन। lead to desertification. और फिर क्या होगा? Scarcity of food grains will occur. इसको नोट करो, बाकी मैं पेपर बांट देता हूँ। ये लो। ये पेपर तुम्हारा बहुत लगेगा। सर स्टॉक एंड एक्सचेंज करवा सर वो तो टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी असर पड़ेगा। सर 1 लाख क्या बोल रहे फिर दे दो। सर आपने कभी चेक नहीं किया इसको? फिर कर देंगे, क्या पता। ये सारे पेपर हमारे नहीं, थोड़े तुम्हारे। चलो ऑफ कर देना वीडियो।